साल था 1945। दुनिया दूसरे वर्ल्ड वॉर की आग में जल रही थी। देश एक दूसरे के खिलाफ वर्चस्व की क्रीवर लड़ाई में लगे हुए थे। एक्सिस पावर्स एलाइज के खिलाफ लड़ रहे थे। लाखों लोग पहले ही मर चुके थे, सैनिक भी और आम नागरिक भी। यूरोप और एशिया में शहर खंडहर बन चुके थे। इंसानी इतिहास में इतनी बड़ी तबाही पहले कभी नहीं देखी गई थी। यूरोप में नाजी जर्मनी ने मई 1945 में सरेंडर कर दिया था, लेकिन पैसिफिक क्षेत्र में इंपीरियल जापान अब भी एक मजबूत दुश्मन बना हुआ था। जापानीज सेना जबरदस्त लड़ाई जारी रखे हुए थी। उनके लिए सरेंडर करना सबसे बड़ी बेइज्जती थी। जापानीज मेनलैंड पर पारंपरिक हमले का खतरा मंडरा रहा था। मिलिट्री प्लानर्स का अनुमान था कि एलाइड फोर्सेस को भारी नुकसान होगा। यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमन के नेतृत्व में जंग को जल्दी खत्म करने का तरीका ढूंढ रहा था। जापानीज मिलिट्री गवर्नमेंट हार मानने के कोई संकेत नहीं दे रही थी। इसी संदर्भ ने एक ऐसे फैसले की नींव रखी जिसने इतिहास का रुख बदल दिया। एक नया खौफनाक हथियार तैयार होने के करीब था, जो लड़ाई का विनाशकारी लेकिन तेज अंत करने का वादा करता था। दुनिया अनजाने में न्यूक्लियर युग की दहलीज पर खड़ी थी। न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में गहराई में एक टॉप सीक्रेट प्रोग्राम चल रहा था। इसका कोड नेम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। इसका मकसद था पहला एटॉमिक बॉम्ब बनाना। हजारों साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और मिलिट्री कर्मी इसमें शामिल थे। यह प्रोजेक्ट इस डर से चलाया जा रहा था कि कहीं नाजी जर्मनी ऐसा हथियार पहले न बना ले। एटॉमिक बॉम्ब की वैज्ञानिक नींव 1930 के दशक में न्यूक्लियर फिजिक्स में हुई बड़ी खोजों से रखी गई थी। साइंटिस्ट्स जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन और एनरिको फेर्मी ने अहम भूमिका निभाई। प्रोजेक्ट का नेतृत्व मेजर जनरल लेस्ली ग्रोव्स कर रहे थे और फिजिसिस्ट जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर लॉस एलमोस लेबोरेटरी के हेड थे। चुनौतियां बहुत बड़ी थीं। साइंटिस्ट को यह पता लगाना था कि न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को कैसे बनाए रखा जाए। उन्हें पर्याप्त मात्रा में फिसिल मटेरियल्स बनाने की जरूरत थी। दो अलग तरह के एटॉमिक बॉम्ब बनाए गए, लिटिल बॉय और फैट मैन। गोपनीयता सबसे जरूरी थी। पूरे काम को जनता की नजरों से छिपाकर रखा गया था। 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में पहले एटॉमिक बॉम्ब का सफल टेस्ट किया गया। इस टेस्ट का कोड नेम था ट्रिनिटी। धमाका किसी की भी कल्पना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। दुनिया एक नए, ज्यादा खतरनाक युग में दाखिल हो चुकी थी। अब जब एटॉमिक बॉम्ब हकीकत बन चुका था, प्रेसिडेंट ट्रूमन के सामने एक बड़ा फैसला था। उन्हें यह तय करना था कि जापान के खिलाफ इस नए हथियार का इस्तेमाल किया जाए या नहीं। इससे महंगा जमीनी हमला टल जाएगा और अमेरिकन जानें बचेंगी। जंग को जल्दी खत्म करने की भी इच्छा थी। एक खास कमेटी बनाई गई जिसे टारगेट कमेटी के नाम से जाना जाता था। इस कमेटी को जापान में एटॉमिक बॉम्ब के लिए सही निशाने चुनने का काम सौंपा गया था। हिरोशिमा सभी मापदंडों पर खरा उतरा। यह एक अहम इंडस्ट्रियल सेंटर और एक बड़ा मिलिट्री हेडक्वार्टर्स था। हिरोशिमा को निशाना बनाने का फैसला जुलाई 1945 के आखिर में पक्का हो गया। शहर की किस्मत तय हो चुकी थी। 6 अगस्त 1945 की सुबह इनोला गे नाम का एक B-29 सुपर फोर्ट्रेस बॉम्बर टिनियन आइलैंड से उड़ा। एयरक्राफ्ट को कर्नल पॉल W. टिबेट्स उड़ा रहे थे। इसमें एक ही लेकिन विनाशकारी हथियार था, यूरेनियम बेस्ड एटॉमिक बॉम्ब, जिसका कोड नेम था लिटिल बॉय। बॉम्ब का वजन करीब 10,000 पाउंड था और इसमें लगभग 15,000 टन TNT जितनी विस्फोटक शक्ति थी। 12 लोगों के क्रू को पता था कि वे एक ऐतिहासिक मिशन पर हैं। जापान के ऊपर मौसम एक अहम फैक्टर था। उस सुबह हिरोशिमा में आसमान साफ था। जैसे ही इनोला गे हिरोशिमा के पास पहुंचा, शहर में दिन की शुरुआत हो रही थी। लोकल टाइम सुबह 8:15 पर इनोला गे हिरोशिमा के केंद्र के ऊपर अपने तय निशाने पर पहुंच गया। बॉम्बार्डियर मेजर थॉमस फेरेबी ने एयोई ब्रिज पर निशाना साधा। बॉम्बे के दरवाजे खुले और लिटिल बॉय को गिरा दिया गया। यह लगभग 43 सेकंड तक गिरा और फिर शहर से करीब 1900 फीट ऊपर फटा। इनोला गे के क्रू ने धमाके से बचने के लिए तेजी से मोड़ लिया। उन्हें माइलों दूर भी झटके महसूस हुए। यह धमाका ऐसा था जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी हजारों सूर्यों से भी ज्यादा चमकदार आसमान में फैल गई। दुनिया ने अभी अभी जंग में न्यूक्लियर हथियार का पहला इस्तेमाल देखा था। हिरोशिमा पर एटॉमिक बॉम्ब का फौरन असर बहुत भयानक था। धमाके से उसके केंद्र में कई मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान पैदा हुआ।
एपिसेंटर से करीब 1 मील के दायरे में लगभग सब कुछ तबाह हो गया। जबरदस्त गर्मी से एक साथ हजारों जगह आग लग गई, जो तेजी से मिलकर एक विशाल आग के तूफान में बदल गई। यह आग का तूफान पूरे शहर में फैल गया और रास्ते में आने वाली हर जलने वाली चीज को निगल गया। इस दायरे में खुले में जो लोग थे वे या तो तुरंत मारे गए या बुरी तरह जल गए। रोशनी के बाद जो धमाके की लहर आई वह बहुत जबरदस्त थी। उसने इमारतों को कुचल दिया, गाड़ियों को उछाल दिया और लोगों को हवा में फेंक दिया। कांच टूटकर जानलेवा टुकड़ों में बदल गए। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया था। हिरोशिमा की लगभग 70% इमारतें नष्ट हो गईं या बुरी तरह डैमेज हो गईं। अनुमान है कि शुरुआती धमाके में 70 से 80 हजार लोग तुरंत या कुछ ही घंटों में मारे गए। बचे हुए लोग पूरी तरह अफरा तफरी और खौफ का मंजर याद करते हैं। हिरोशिमा पर बमबारी एक ऐसी घटना थी जो इंसानियत की सामूहिक चेतना में गहराई तक बस गई। हिरोशिमा पर एटॉमिक धमाके के बाद के घंटों में एक अजीब और भयानक घटना हुई। तबाह हुए शहर और आसपास के इलाकों में एक काली चिपचिपी बारिश होने लगी। यह कोई मामूली बारिश नहीं थी, यह काली बारिश थी, न्यूक्लियर धमाके का एक खौफनाक नतीजा। धमाके की जबरदस्त गर्मी ने हाइपोसेंटर के पास सब कुछ भाप बना दिया था। धमाके ने जमीन से भारी मात्रा में धूल, मिट्टी, कालिख और मलबा भी खींच लिया और बॉम्ब के रेडियोएक्टिव कणों के साथ इसे ऊंचे आसमान में पहुंचा दिया। ये कण ठंडे होते आग के गोले और वायुमंडल में जमी नमी के साथ मिलकर काली भारी बारिश की बूंदें बन गए। बारिश काली थी क्योंकि उसमें राख, कालिख और दूसरा मलबा मिला हुआ था। और भी खतरनाक बात यह थी कि यह काली बारिश बहुत ज्यादा रेडियोएक्टिव थी। यह फॉलआउट को वापस धरती पर ले आई। बचे हुए लोग पानी के लिए बेताब, अक्सर ये दूषित पानी पी लेते थे या बारिश में भीग जाते थे और अनजाने में खुद को रेडिएशन की और ज्यादा खुराक दे बैठते थे। काली बारिश एटॉमिक बॉम्ब के दूरगामी और विनाशकारी परिणामों का एक मजबूत प्रतीक बन गई। उस मनहूस दिन आसमान से गिरे झर की एक भयानक याद। हिरोशिमा और नागासाकी के एटॉमिक बम हमलों से बचे लोगों को जापान में हिबाकुशा के नाम से जाना जाता है। उनके अनुभव धमाके या काली बारिश के साथ खत्म नहीं हुए। उन्हें जिंदगी भर शारीरिक और मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ी। कई लोगों के लिए सबसे फौरी स्वास्थ्य समस्या थी एक्यूट रेडिएशन सिकनेस। लक्षण कुछ घंटों या दिनों में दिखाई देने लगे, जिनमें तेज मतली, उल्टी, दस्त, बुखार और बालों का झड़ना शामिल था। कई लोग जो शुरुआती धमाके से बच गए थे वे अगले हफ्तों और महीनों में इन प्रभावों के शिकार हो गए। जो लोग एक्यूट फेज से बच गए उनके लिए रेडिएशन एक्सपोजर के लंबे समय तक रहने वाले प्रभाव एक लगातार खतरा बने रहे। हिबाकुशा में कई तरह के कैंसर की दरें काफी ज्यादा थीं। शारीरिक बीमारियों के अलावा हिबाकुशा ने गहरा मानसिक आघात भी झेला। उन्होंने अकल्पनीय भयावहता देखी, परिवार के सदस्यों और दोस्तों को खोया और अपने समुदायों को नष्ट होते देखा। कई लोग पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) से पीड़ित हुए। अपनी अपार पीड़ा के बावजूद कई हिबाकुशा शांति और न्यूक्लियर निरस्त्रीकरण के मजबूत समर्थक बने। उनकी कहानियां न्यूक्लियर हथियारों की मानवीय कीमत की एक कठोर याद दिलाती हैं। उनकी सहन शक्ति और शांति के प्रति समर्पण इंसानी जज्बे की ताकत का सबूत है। एटॉमिक बॉम्ब का असर हिरोशिमा में फौरन हुई मौतों और शारीरिक तबाही से कहीं ज्यादा था। खुद पर्यावरण को भी गहरे जख्म लगे। जबरदस्त गर्मी और धमाके की लहर ने एक बड़े इलाके में पेड़ पौधों और जानवरों को जलाकर राख कर दिया। पेड़ उखड़ गए या जलकर काले हो गए। मिट्टी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स से दूषित हो गई। फॉलआउट और काली बारिश से नदियां और जमीन के नीचे का पानी भी प्रदूषित हो गया। इलाके का इकोलॉजिकल बैलेंस बुरी तरह बिगड़ गया। लंबे समय तक चलने वाले पर्यावरणीय परिणामों में पौधों की बढ़त और जानवरों की आबादी में बदलाव शामिल थे। इसके अलावा फौरन बाद समाज पूरी तरह टूट गया था। यह भी एक बड़ी मानवीय क्षति थी। परिवार बिखर गए और कई बच्चे अनाथ हो गए। पूरे समुदाय पर इसका गहरा मनोवैज्ञानिक असर पड़ा। बमबारी ने न्यूक्लियर हथियारों के अंधाधुंध विनाशकारी स्वभाव को उजागर किया। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बमबारी और उसके 3 दिन बाद नागासाकी पर एटॉमिक बमबारी ने जापान को बिना शर्त सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। इससे वर्ल्ड वॉर II खत्म हो गया, लेकिन इसने न्यूक्लियर युग की शुरुआत भी कर दी। यह नया युग अभूतपूर्व खतरों से भरा था। दुनिया को अब पता चल गया था कि इंसानियत के पास खुद को खत्म करने के साधन हैं। हिरोशिमा का ऐतिहासिक महत्व बहुत ज्यादा है।
इसने सैन्य इतिहास और वैश्विक राजनीति में एक बुनियादी मोड़ दिया। हिरोशिमा शांति का एक मजबूत प्रतीक बन गया। अब यह एक जीवंत आधुनिक महानगर के रूप में खड़ा है, लेकिन इसके दिल में हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क और म्यूजियम बसा है। हिरोशिमा की विरासत आज भी जंग, नैतिकता और वैज्ञानिक तरक्की की जिम्मेदारियों पर होने वाली बहसों को दिशा दे रही है।